नमस्ते दोस्तों। हिंदी के प्रख्यात और प्रतिष्ठित लेखक लेखिकाओं की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध कहानीकार उषा प्रियमवदा जी की लिखी हुई कहानी प्रश्न और उत्तर। उषा प्रियमवदा की कहानियाँ जीवन के सहज विडंबना बोध की कहानियाँ हैं। यहाँ आपको बता दूँ, उषा प्रियमवदा जी ने सन 60 के दशक से लिखना शुरू कर दिया था, जब वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विद्यार्थी थी। तो शुरू करते हैं कहानी प्रश्न और उत्तर। मैं कोने में मुंह फुलाए बैठी हूँ। हाँ नहीं तो बस हर वक्त सबकी डांट खाते रहो। कहीं साथ जाने को कहो तो सब झिड़क देंगे। तू क्या करेगी? बड़े लोगों के बीच ना बोला कर। हम जो सिनेमा देखने जा रहे हैं वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भला? 7वीं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं। ना मानो तो बुआ से पूछ लो। क्यों बुआ, ठीक कह रही हूँ ना? हमारी क्लास टीचर मिसेस मालवी ने नहीं कहा था कि तुम्हारी लता पढ़ने में बड़ी तेज है और क्लास की सबसे अच्छी लड़की है? अब भला बुआ क्यों सुनेंगी? बस केशी भैया से बातें किए जाएंगी। बाप रे, इन दोनों की बातें कभी ख़त्म भी होंगी? मैं जरा सी भी बोलूं तो सारा घर चिल्लाने लगेगा, पर खुद हैं कि आधी आधी रात तक छत पर बैठी केशी भैया से बातें करती रहेंगी। थकती तो कभी हैं ही नहीं। सुबह उठेंगी तो ऐसी प्यारी प्यारी लगेंगी जैसे जूही के फूल। सच, इन बुआ पर कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है, पर जहाँ वो मुस्कुरा कर देखेंगी तो मेरा गुस्सा जाने कहाँ उड़ जाएगा। वो बाहें फैला देंगी और मैं दौड़ कर उनसे लिपट जाऊंगी। कैसा नरम नरम शरीर है बुआ का, कितनी प्यारी महक आती है उनसे। कल चुराकर उनका साबुन लगा लिया था, फिर उन्हीं का टेल्कम पाउडर। केशी भैया की चाय लेकर गई तो उन्होंने जरा सा हंसकर कहा, लता, तुझसे तो आज बड़ी पहचानी सी सुगंध आ रही है। और मैं खुश हो गई। उनसे वचन लिया कि वो बुआ को नहीं बताएंगे, और तब उनसे कह दिया कि आज मैं निशी बुआ के साबुन से नहाई हूँ। केशी भैया ऐसे देखते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। केशी भैया कुछ भी कहेंगे तो बहुत मंद स्वर में, बेमतलब बातें पूछने पर झुंझलाएंगे नहीं। उसी दिन बन्नो बुआ हाथ मटका कर कह रही थी कि कहीं तस्वीर बनाकर किसी की ज़िंदगी गुजरी है, कहीं काम धाम करें, ठिकाने से लगें। मंजली भाभी, तुम अपने भैया से कहती क्यों नहीं कि कुछ करें? मंजली चाची ने तड़ाक से कहा, मेरे भाई की फ़िक्र में तुम क्यों दुबली हो बन्नो बीबी? तुम अपनी आकबत बनाने में जुटी रहो। मैंने देखा कि बन्नो बुआ तिलमिला कर रह गई। बन्नो बुआ हमारे घर बहुत दिनों से हैं। सुनते हैं फूफा ने उन्हें छोड़ दिया है। अम्मा कहती हैं कि फूफा बिलायत गए थे, वहीं से मेम ले आए और इन्हें मायके पटक दिया। क्या करते बेचारे, इनकी ज़बान से परेशान थे। मैं सोचती हूँ कि क्या पिताजी ने भी माँ को छोड़ दिया है? वो भी तो बाहर रहते हैं और बहुत बहुत दिनों में आते हैं। रात को मैं माँ के पास सोती हूँ। उस रात देर तक माँ के चेहरे को देखती रही। माँ गोरी हैं और उनका चेहरा भी लंबा है, पर केशी भैया से भिन्न। माँ कम बोलती हैं। इस घर की वो सबसे बड़ी बहू हैं। चाबी का गुच्छा दादी के पास रहता है, पर देखभाल माँ करती हैं। क्या तुम्हें भी पिताजी ने छोड़ दिया है? मैं माँ से पूछना चाहती हूँ, पर साहस नहीं होता। माँ हर वक्त झुंझलाई सी रहती हैं। मैं तो डरती ही रहती हूँ, जाने कब डांट पड़ जाए। इस समय माँ शांत हैं। मैं उनसे चिपटने लगती हूँ, पर माँ अनायास ही मुझे दूर हटा देती हैं। कहाँ चिपटी आ रही है लता? दूर हट, कोई बच्चा तो रही नहीं अब तू। मुझे बुरा लग जाता है। हाँ, बन्नो बुआ उन मुटल्ली बहन जी को अपने पास सुला सकती हैं, पर तुम मुझे। तड़ से अम्मा का चाटा मेरे गाल पर लगा। मैं मुंह खोले और आंखें फाड़े उन्हें देखती रह गई। फिर कभी ऐसी बात की तो मुंह कुचल दूंगी। अम्मा दांत पीसकर कहती हैं, और मार खाने से बचने के लिए मैं कूद कर उनके पास से उतरी और बाहर भाग गई। बर्तन मलती रज्जो मुझे देखकर खी खी करके हंसती है। दुष्ट कहीं की। दरवाजे की ओट खड़ी और मुझसे गंदी गंदी बातें करती है। मैं सीधी धड़धड़ाती हुई चौमंजिले की छत पर चली जाती हूँ। मुझे पता है कि निशी बुआ वहीं होंगी। अंधेरी और घुमावदार सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे इस समय तनिक भी डर नहीं लगता। बुआ और केशी भैया दीवार के सहारे बैठे हैं पास पास। मैं जाकर धम्म से बुआ के पास बैठ जाती हूँ। क्यों, क्या हुआ? बुआ का कंठ रुआंसा है। मैं शिकायत करती हूँ। बुआ के होंठ गीले गीले से हैं। ढीले बाल उनके माथे और गालों पर झूल रहे हैं। मैं उनके कंधे पर सिर टिकाकर आंखें मूंद लेती हूँ।
यहाँ बैठकर लगता है कि हम लोग तारों के कितने करीब हैं, घर वालों की किचकिच से अलग। नीचे की 3 मंजिलों में दादी, 3 चाचा और उनका परिवार है। हर समय लड़ने वाली बन्नू बुआ और उनकी अभिन्न सहेली सिलाई स्कूल की मास्टरनी। इस छत पर कोई नहीं आता। तीसरी मंजिल का हिस्सा मंझली चाची के पास है और घर में किसी को फुर्सत नहीं है कि इतनी ढेर सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए। शायद बुआ समझती हैं कि मैं सो गई। वो बड़ी अनुनय से कहती हैं, अभी ना जाओ केशी, गर्मी की छुट्टी में चले जाना, तुम्हारे ही तो आश्रय में यहाँ रह रही हूँ। मैं अधखुली आंखों से देखती हूँ। केशी भैया ने बुआ का हाथ लेकर अपनी आंखों से छुलाया है। उन्हें इस समय कैसा लगा होगा। मैं बुआ का दूसरा हाथ लेकर अपने होंठों पर रख लेती हूँ, बिल्कुल केशी भैया की तरह, और वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। मैं शर्मा गई, फिर भी बुआ की पसीजी हुई हथेली पकड़े ही रही। बुआ ने अपना हाथ खींच लिया। आसमान में आधा चांद है, हवा में हल्की सी ठंड। बुआ का चेहरा उस समय केशी भैया की पेंटिंग सा लगता है। बुआ मुझे लेकर नीचे उतर आईं और अपने पास लिटा लिया। मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है। दीवार पर केशी भैया की बड़ी सी पेंटिंग है। बुआ उसी को देख रही हैं। इस समय उनकी आंखों में बड़ा अजीब सा पिघलता हुआ सा भाव है और चेहरे पर बड़ी कोमलता। अनायास ही वो मुझे कैसी पकड़ में ले भींच लेती हैं। तू गर्मी में मेरे साथ चलेगी लता? मैं तुझे पहाड़ पर ले जाऊंगी। रानी खेत चलेगी ना? मैं बिना उत्तर दिए उन्हें देखती रहती हूँ। अजीब हैं ये सब बड़े लोग। बिना बात माँ झिड़क देंगी और बिना बात निशी बुआ अंधाधुंध प्यार करेंगी। मैं उनके वक्ष में मुंह छिपा लेती हूँ। बुआ जी अपनी भीनी सुगंध, बुआ की स्निग्ध उष्णता में डूबे हुए मुझे ये ख्याल आता है कि कभी मैं भी बड़ी होंगी इन्हीं की तरह, और मेरे नन्हा मुन्ना बच्चा होगा छोटी चाची की तरह। उसे धत, ये क्या मैं सोचने लगी। अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत छोटी। हालांकि बन्नो बुआ ने मुझे उसी दिन डांट दिया था, फ्रॉक के बटन क्यों नहीं बंद करती लता, बड़ी हो गई है, सहूर नहीं आया। क्या करूं बुआ, ना जाने क्यों आगे के 2 बटन बंद ही नहीं होते, मैंने कहा। छोटी चाची हंस दी और बन्नो बुआ ने माँ से कहा, अब इसे सलवार कमीज पहनाया करो भाभी, 12 साल की तो हो गई है लड़की, पर अकल जरा भी नहीं आई। सोचा कहूँ कि 7वीं में फर्स्ट आई हूँ, फिर टाल गई, कौन इनके मुंह लगे। कूदती फांदती ऊपर चली गई और केशी भैया से सटकर बैठ गई। क्यों केशी भैया, एक बात बताएंगे, मैं बड़ी हूँ कि छोटी? तू ना बड़ी है ना छोटी, तू बस लता है, कहकर केशी भैया ने मेरे गाल पर लाल रंग लगा दिया। केशी भैया का कमरा मुझे अच्छा लगता है। रंगों की महक, गंदुमी दीवार के सहारे टिके कैनवास। मैं बैठी बैठी उन्हें देखती रही। फिर मैंने पूछा, अच्छा केशी भैया, आप नीबू को प्यार करते हैं ना? मुझे जब बुआ पर लाड़ आता है तो मैं उन्हें नीबू कहती हूँ, नी से निशा और बू से बुआ। केशी भैया वैसे ही झुके हुए पेंटिंग नाइफ से रंग लगाते रहे। फिर उन्होंने पूछा, तुम लता क्या अपनी नीबू से प्यार नहीं करती? जैसे सारे फूल सूरज को प्यार करते हैं, वैसे ही हम सभी निशा को प्यार करते हैं। कहाँ? मैंने पैर फैलाते हुए कहा। बन्नो बुआ तो प्यार नहीं करती, ना उनकी सहेली मिसेस माथुर, ना महरी की लड़की रजिया। बन्नो बुआ तो हरदम उनकी बुराई करती रहती हैं। वो मिसेस माथुर कह रही थी कि केशी निशा को प्यार करते हैं। केशी भैया ने मुड़कर मेरे दूसरे गाल पर भी रंग लगा दिया और कहा, वे सब बेवकूफ़ हैं। बन्नो बुआ बेवकूफ़ हैं? ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ, जाने क्या समझती हैं अपने आप को। निशी बुआ तो हर समय जीजी जीजी किया करती हैं और बन्नो बुआ सीधे मुंह बोलती नहीं। जुलाई में जब पहली बार निशी बुआ हमारे घर आईं तो बन्नो बुआ ने बड़ी नाक भौं चढ़ाई। निशी बुआ के पिता हमारे बाबा के छोटे भाई थे, परिवार बड़ा और पैसा कम, फिर भी निशी बुआ को पढ़ाने में उन्होंने कोई कमी नहीं की। दादी कहती हैं कि ऐसी सुशील लड़की पूरे खानदान में नहीं है, तभी तो वो निशी बुआ को अपने पास रखने को राजी हो गईं। जब मुझे पता चला कि निशी बुआ मेरे ही स्कूल में नौकरी करेंगी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि निशी बुआ ने पहले ही दिन मुझे मोह लिया। निशी बुआ से बड़ी 4 बहनों की शादी करने में उनकी कमर टूट गई। बुआ जब बैठकर मिट्टी के बर्तनों को रंगती या बेल बूटे बनाती तो मैं उन्हें देखकर ये सोचा करती कि मैं उनकी तरह कब हो पाऊंगी। उन्होंने तो आकर हमारी काया ही पलट कर दी। मेरे कपड़े बनाने, बाल संवारने का
सारा भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। दादी के लिए ढेर सी धोतियाँ काढ़ी, पिताजी और चाचाओं के लिए स्वेटर बुने, छुट्टी के दिन रसोई में चली जाती और कोई ना कोई ऐसा व्यंजन बनाती कि सभी उंगलियां चाटते रह जाते। अभी उसी दिन छोटी चाची से उन्होंने कहा कि छपी हुई साड़ी के साथ छींट का ब्लाउज नहीं पहनना चाहिए, तो बन्नो बुआ ने मुंह बिचका दिया। निशी बुआ कभी जॉर्जेट या साटन नहीं पहनती, हमेशा सूती साड़ियाँ पहनती हैं। जाने क्यों बन्नो बुआ सभी से जला कुढ़ा करती हैं। ऊपर से छोटी चाची की खुशामद किया करती हैं। छोटे चाचा बड़ी नौकरी पर हैं ना, और साथ ही मन में कुदबुद भी हुआ करती हैं। एक दिन प्यार से कहने लगी, लता जाके देख तो चाचा चाची क्या कर रहे हैं। और मैंने जब आकर कहा कि उनका दरवाज़ा बंद है तो मुंह पर पल्ला देकर हंसने लगी और बोली, जरा हल्के से किवाड़ में सेंध करके देख। मैं आकर जब बता रही थी तो अम्मा अचानक ही अंदर से निकलकर मुझे धमाधम कूटने लगीं। मुझे ऐसा धक्का दिया कि मैं नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। सारी कोहनी छिल गई। अम्मा चीख कर बुआ से बोली, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बीबी, मेरी लड़की को अभी से गुड़ना सिखाओ। मैं वहीं पड़ी पड़ी से सकती रही और सोचती रही कि मैंने ऐसा क्या कहा था कि अम्मा मुझे इस प्रकार मारने लगी। बुआ ने बड़े तीव्र स्वर में कहा, मेरा मुंह ना खुलवाओ भाभी, तुम ऐसी ना होती तो मेरे बड़े भाई परदेश में ना पड़े रहते, जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं। अम्मा का वो प्रचंड रूप अब भी आंखों के सामने है। बन्नो बुआ को झकझोरते हुए उन्होंने कहा, फांसी से नहीं डरती बन्नो बीबी, फिर ऐसी बात सुनी तो इन्हीं हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगी। क्या था ये सब? चाचा के कमरे में झांकने पर ही इतना बतंगड़ क्यों? उनके पास देर तक बैठे रहने पर अम्मा कभी नाराज़ नहीं होती थी। चाची फ्रॉक के कपड़े लाती हैं और चाचा मेरे लिए टॉफ़ी, फिर आज क्यों मारने लगी? मैं निशी बुआ की ओर चली गई। उन्होंने मेरे आंसू पोंछ दिए। तू बन्नो जीजी से ना बोला कर लता, क्यों गई थी छोटी भाभी के कमरे में झांकने? मेरी सिसकियाँ धीरे धीरे कम होती गईं, पर मुझे बन्नो बुआ ने जिस अंधकारपूर्ण कूप में ढकेल दिया था उससे मैं ना उबर सकी। केशी भैया ने पूछा, क्यों लता, सिगरेट पिएगी? मैं सिसकियों के बीच मुस्कुरा दी। एक दिन इसी तरह लालच में चुरा कर केशी भैया की सिगरेट पीने की कोशिश की थी तो खांसते खांसते दम निकल गया। गले में ऐसा फंदा लगा था कि आंखों में आंसू आ गए। केशी भैया खूब हंसे थे और मेरी पीठ पर खूब धौल लगाए थे। निशी बुआ इस समय प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरती रहीं। केशी भैया पूरा वृत्तांत सुनकर बुआ से अंग्रेजी में बोले, लता तो बड़ी हो रही है, मेरी राय में उसे सब कुछ बता देना चाहिए। समझते हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, 7वीं में फर्स्ट आई हूँ। मैंने उत्सुकता से निशी बुआ की ओर देखा और पाया कि बुआ को शर्मा सी गईं। फिर उन्होंने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया और बिना कुछ कहे नीचे चली गईं। मैं केशी भैया को अकेले पाकर खुश हो गई। जुलाई में जब से बुआ आई थीं, केशी भैया जैसे बेगाने हो गए थे। मुझे प्यार करते तो थे, पर मुझे हर वक्त लगता रहता जैसे उन्हें स्पेशल प्यार मिलता है। इस समय मैंने सोचा कि मैं पूछूं मुझे क्या सब जानना चाहिए, पर मुझे एकाएक अपने क्लास की लड़कियों की वो अनजानी संकेत भरी बातें याद आ गईं और मैं चुप रह गई। क्लास में 3-4 बड़ी लड़कियों का ग्रुप पेड़ की छांव में बैठकर जाने क्या क्या बातें करता रहता है। मैं अगर वहाँ पहुँच गई तो सब चुप हो जाएंगी या हंसेंगी और कहेंगी, लता तो बिल्कुल बेवकूफ़ है। मैं केशी भैया से क्या पूछूं? मुझे लग रहा था कि मकड़ी के असंख्य जालों में मैं घिरती चली जा रही हूँ। और फिर मुझे ऐसा जान पड़ा कि मुझे लेकर अभी जो कांड घटित हुआ है वो बड़ा ही घिनौना और अघटनीय था और उसे भूल जाना ही अच्छा। पर चाचा? उस समय तो भैया पेंट भी नहीं कर रहे थे, तखत पर बैठे अपने 2 कैनवसों को देख रहे थे। उनमें से एक पूरा भी नहीं हुआ था। भैया ये क्या बनाया है? कुछ नहीं, रंगों और रेखाओं द्वारा एक मूड को एक्सप्रेस किया है। आज आप खाली क्यों बैठे हैं? मैंने पूछा। रंगों के ट्यूब खत्म हो गए हैं, बाजार से ले आइए, मैंने सुझाव दिया। पैसे नहीं है पगली, केशी भैया मुस्कुराए और मेरी चोटी को झटके देने लगे। हाय हाय, मैंने बनावटी क्रोध से कहा, पर केशी भैया की स्पेशल मुस्कान देखकर मैं तुरंत पिघल गई। मेरे पास 5 रुपए हैं, चाहिए? मैंने ऐसे स्वर में कहा जैसे मेरे रुपए लेकर भैया मुझ पर बड़ी कृपा करेंगे। ला दूँ रुपए? मैंने दोहराया। नहीं लता, तुम नायलॉन का दुपट्टा खरीद लेना, अब जाओ, रात हो गई है। मैं कूदती फांदती नीचे उतरी। बन्नो बुआ का दरवाज़ा बंद था। छोटी चाची
चाचा को खाना खिला रही थीं। अम्मा अभी चौके का काम निपटा रही होंगी। बड़े चाचा के कमरे में अंधेरा था, पर मेरे देखते देखते महरी की लड़की रज्जो वहाँ से निकलकर इधर उधर देखती बाहर आई और मुझे देखकर सकपका गई। बड़े चाचा अकेले रहते हैं। बड़ी चाची 2 साल हुए मर गई। बड़ी चुट्टी है रजिया, अकेले कमरे में जरूर पैसे चुरा रही होगी। पहले भी मेरी गुड़ियों के रेशमी दुपट्टे चुरा ले जाती थी। मैंने झपट कर उसकी मुट्ठी खोली तो सचमुच ही 2 रुपए का तुड़ा मुड़ा नोट उसकी हथेली में था। चोर कहीं की, अभी दादी से तेरी शिकायत करती हूँ, मैंने बड़े रौब से कहा। रजिया कातर स्वर में गिड़गिड़ाने लगी। मर जाऊंगी लता बीबी, अम्मा गला काट देंगी। लता बीबी माफ़ कर दो। मैंने सोचा बड़े चाचा इतने रुपयों का करेंगे भी क्या। रजिया गरीब ने 2 रुपए ले ही लिए तो क्या हुआ। मैं उसके प्रति सहृदय हो उठी। तभी कमरे से बड़े चाचा की खंखार सुनाई दी और मैं भागकर जीजी के पास चली आई। पर रजिया है बड़ी हिम्मत वाली, चाचा के होते हुए 2 रुपए चुरा लाई। पिछले इम्तिहान में कांति पीछे बैठी हुई कितना कहती रही कि सवाल का जवाब बता दो, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। निशी बुआ की चारपाई पर चढ़कर उनके पास लेट गई। उनका मूड देखकर लगा कि इस समय वो शायद मेरे ढेर से प्रश्नों का उत्तर दे दें जो मेरे मन को अकुलाया करते हैं। और मेरी बात सुन बुआ कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, ये सब बातें समझाने से नहीं आती लता, एक दिन बिना बताए तू सब समझ जाएगी। तितली को कोई उड़ना नहीं सिखाता, उसे उड़ना अपने आप आ जाता है। यूँ समझ ले कि तू अभी कैटरपिलर है, अभी उड़ने को तैयार नहीं है, इसीलिए तू कुछ समझ नहीं पाती। मैं कैटरपिलर हूँ? इस कल्पना से ही मुझे हंसी आ गई। जिस दिन निशी बुआ कॉलेज से बड़ी मोटर में आई, हमारे घर में खलबली मच गई। साथ में मैं भी थी। मुझे तो उस मोटर में बैठकर बड़ा मज़ा आया। कैसी बढ़िया गद्दियाँ थीं। मैं जब उस मोटर में बैठी तो मेरे क्लास की सारी लड़कियाँ आंखें तरेड़ कर देखती रह गईं। मोटर हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट की थी और उनके बेटे सारे रास्ते जीजी से बातें करते रहे। उन्होंने बहुत जोर दिया कि हम लोग घर पर उतरने से पहले कहीं होटल में चाय पी लें। होटल? मेरी तो आंखें चमकने लगीं, पर बुआ मानी ही नहीं। खैर, फिर भी मुफ्त में ही जो मोटर की सैर हो गई वही क्या बुरी है। हालांकि बुआ के हट पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया। बुआ मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। बन्नो बुआ ने मेरी बाँह खींचकर पूछा, क्यों लता, किसके साथ आई है? निशी बुआ से पूछो, मैंने कहा। बढ़िया आई, पहले तो पिटवाती हैं, फिर आ जाती हैं जासूसी करने। थोड़ी देर में दादी ने निशी बुआ से पूछा, क्यों निशा, किसकी गाड़ी थी? बुआ ने बच्चों की तरह उनके गले में बाहें डाल दी और पूछा, क्यों चाची? दादी ने कहा, ऐसे ही पूछ रही हूँ। वो चाची हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं ना, उन्हीं की गाड़ी थी। कॉलेज में मैंने जो कार्यक्रम कराया था वो उनको सबको बहुत पसंद आया। आज उनके बेटे कॉलेज आए तो मुझे उनसे मिलाया गया, वही घर तक छोड़ गए थे। दादी बुआ के आदर सम्मान की बात सुनकर प्रसन्न हुई। घर में हर एक ने अलग अलग बुआ से यही प्रश्न पूछा, केवल केशी भैया ने कुछ नहीं पूछा। बुआ कॉलेज से आने के बाद हमेशा मंजरी चाची के पास चाय पीती थी। केशी भैया ने अभी तक चाय नहीं पी थी। एक अधबने कैनवास पर रंग लगाए जा रहे थे। ये कैसा घर है केशी भैया? मैंने कैनवास को देखकर पूछा। केशी भैया मेरी बात टाल गए। निशी बुआ के हाथ से प्याला थाम कर वो देर तक उनके मुख में कुछ खोजते से रहे, फिर चाय का प्याला नीचे रख वो अपने कार्य में व्यस्त हो गए। केशी भैया ने जब बुआ के विवाह की बात सुनी तब भी वो चुप रहे। चौखट पर आकर मैंने कहा, केशी भैया, आज स्कूल में लड़कियां कह रही थी कि निशा दी की शादी पन्ना लाल जी के लड़के के साथ होगी, वही जिनकी मोटर में हम लोग आए थे। मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, तो केशी भैया किसी ने माना ही नहीं। बुआ ने खुद मिसेज मालवी से कहा था, उनकी ननद कह रही थी, और आपको मालूम है केशी भैया वो कितने अमीर हैं, कपड़े की कई मिलें हैं उनकी। सच केशी भैया, अगर ऐसा हो तो कैसा अच्छा होगा। हम भी मोटर में बैठेंगे और शान झाड़ेंगे कि हमारी बुआ की शादी बड़े आदमी से हुई है। लता, बड़ा आदमी कौन होता है? जिसके पास खूब रुपया हो, मोटर हो, ढेर से नौकर हों, मैंने उत्साह से कहा। तो मुझसे तो कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। मेरे पास न रुपया है, न पैसा, न मोटर, न नौकर। भैया की बात पर पहले तो मैं कुछ ना कह सकी, और फिर मैंने कहा, वाह, इतने अच्छे हैं, पन्नालाल जी के बेटे चाहे कितने अमीर हों, आपकी बराबरी थोड़ी कर पाएंगे। भैया मुस्कुराकर चुप हो गए। लड़कियों की बात सच निकली। पन्नालाल जी के पुत्र को हमारी निशी बुआ बेहद पसंद आ गई थीं।
छोटे नाना जी आए और सबसे बातचीत करके उन्होंने यही निश्चय किया कि वर विजाती ही सही, लड़की रानी बनकर रहेगी। हम सभी जाकर उस घर को देख आए जहाँ रानी बनकर रहेंगी हमारी बुआ। वे फूल, बगीचा, कांच के दरवाजे, हमसे भी साफ कपड़े पहने नौकरानियाँ। मैं तो हक्की बक्की देखती रह गई। केवल रतनलाल फूफा बनेंगे ये सोचकर थोड़ा सा मुझे दुख हुआ। अगर केशी भैया के पास ये सब होता और बुआ की उनसे शादी हो जाती तो कितना अच्छा रहता। मैंने बुआ से यही बात कही। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरी किस्मत में केशी नहीं थे लता। क्यों? मैंने पूछा। तू नहीं समझेगी, बुआ ने कहा। बस 100 बात की एक बात कि तू नहीं समझेगी। समझाने पर ही तो समझ में आएगा। कोई भी सवाल बिना समझाए कैसे किया जा सकता है? क्यों बुआ? मैंने बुआ का पल्ला पकड़ के झटका दिया। ओ लता, मुझे तंग ना करो। अब निशी बुआ भी ऐसी बातें करने लगीं, अम्मा की तरह, बन्नो बुआ की तरह। उनका चेहरा तो वैसा ही था, प्यारा सा। फिर वो कहाँ से किधर से बदल गईं। और फिर शादी के दिन निशी बुआ ने चुपचाप हथेलियों में मेहंदी भी मंडवा ली, बाल बंधवा लिए। ससुराल से आई वो लिपी पुती सी साड़ी भी पहन ली जिसमें बॉर्डर भी था, 4 खाना भी, और 4 खाने में बूटियाँ पड़ी थीं। वो साड़ी देखकर मजली चाची ने कहा था, हाय हाय कैसी गवारू साड़ी है, निशा तो उसे छुएगी भी नहीं। पर निशी बुआ को साड़ी और साटन का भड़कीला पेटीकोट पहनने में कोई आपत्ति नहीं हुई। बुआ ने कानों में मगर चौरानियाँ पहन लीं और गले में मोती का सत लड़ा जिसमें हीरे और पन्ने की टिकलियाँ पड़ी थीं। हमारे पूरे घर में उल्लास की लहर सी दौड़ गई। बन्नो बुआ तरकारी काटती नौकरानियों पर चीखने लगीं। अम्मा ने खड़े होकर घड़ों सोट बनवा डाली। और जब जीजी की सास नंदे हमारे घर आईं तो बन्नो बुआ की सहेली मिसेस माथुर हारमोनियम पर गाने लगीं, तुम्हें जाने जमाना अरी समधनो, तुम्हारी रेशम की साड़ी अरी समधनो, लपटा झपटी में फट गई। और इतना गाकर उन्होंने बाजा छोड़ दिया और स्वयं हंसते हंसते लौट गईं। अम्मा ने मुझे खामखा बनारसी साड़ी पहना दी थी जो रह रह कर पैरों में फंसती थी। मैंने पटलियों को ऊपर किए हुए केशी भैया के कमरे में झांका। कमरा अंधेरा पड़ा था, केवल लिंसिड ऑयल की महक वहाँ मंडरा रही थी। निशी बुआ स्कूल की सहेलियों से घिरी बैठी थीं। कोई उनकी रूबी की चूड़ियाँ छू रही थी, कोई साड़ी संभाल रही थी और कोई उनके भाग्य को सराह रही थी। मुझे न जाने क्यों निशी बुआ पर खूब ही गुस्सा आ रहा था। मन हो रहा था कि मैं रूठ जाऊं और खाऊं पीऊं नहीं, जब तक निशी बुआ मुझे प्यार से न मनाए। मैं हैरान थी कि जिन सब बातों की बुआ अब तक खिल्ली उड़ाती थी वही सब चुपचाप करवा रही हैं। वही भड़कीली साड़ी, कोहनियों तक जेवर, नई बहू बनकर बैठने के वही सब नखरे और क्या अंदाज। क्या ये सचमुच वही बुआ थी जिसे मैंने पूजा था? शाम से बुआ ने एक नज़र भी मुझे नहीं देखा था और मैं थी कि बनारसी साड़ी पहनकर मुसीबत लिए उनके इर्द गिर्द मंडरा रही थी। क्षोभ और खीस से भरी मैं केशी भैया के कमरे की ओर चल दी। इसके साथ मुझे रह रह कर ये भी ख्याल आ रहा था कि बुआ चली जाएंगी। फिर 4 मंजिले की सुनसान छत पर केशी भैया हाथ पीछे बांधे, सिर झुकाए अकेले घंटों टहला करेंगे जैसे पिछले दिनों वे टहला करते थे जब बुआ अपने कमरे में बैठी नई ब्लाउज़ों में बटन टाका करती थी। सुबह सुबह आंखें खोलने पर निशी बुआ का मुस्कुराता चेहरा नहीं दिखाई देगा। वो बदशक्ल फूफा रतनलाल आंखें खोलेंगे तो जूही के फूल सी बुआ उनके पास बैठी मुस्कुराती होंगी। शादी से पहले केशी भैया ने बुआ से एक प्रश्न पूछा था, यदि रतनलाल किसी स्कूल में मास्टर होते तो तुम्हें उनमें ये खूबियाँ दिखाई देती? वो कितने ही सज्जन या उदार होते, क्या तुम उनसे विवाह करती? निशी बुआ चुप रह गई थी, बिल्कुल चुप। और अब रतनलाल उनके लिए कितने सारे जेवर लाए थे। बुआ ऊपर से नीचे तक जगमगा रही थीं, पर मैं उनसे सट कर न बैठ सकी। जब मैं बुआ का दमकता मुख देखती मुझे केशी भैया के अंधेरे कमरे की याद आने लगती। उस रात बड़ी धूमधाम और शोर रहा। सबके साथ बारात पर मैंने भी फूल बरसाए, बुआ को चुनरी उड़ा दी और मंडप में ले जाकर बैठा दिया। मैं वहाँ खड़ी न रह सकी। पैरों में फंसती बनारसी साड़ी मैंने उतार कर फेंक दी। लगा कि केशी भैया से लिपट कर फूट फूट कर रोऊं। उनकी दहलीज पर पांव रखते ही लिंसिड तेल की महक मेरी सांस में भर गई। केशी भैया, मैंने रुआंसे कंठ से पुकारा और कोई उत्तर ना पाकर बत्ती जला दी। केशी भैया तखत पर जैसे औंधे लेटे थे। मैं उससे घबरा गई। उनका कंधा हिलाकर मैंने रोते हुए कहा, केशी भैया। केशी भैया ने मुख उठाकर मुझे देखा। उनके माथे पर ढलक आए बाल,
तीव्र व्यथा में डूबी उनकी काली आंखें। मेरे अंदर तड़ से कुछ टूट गया। मैं धीरे से उनके सिरहाने बैठ गई। फिर मैंने पूरे बल से उनका सिर उठाया और अपने सीने में गड़ा लिया। केशी भैया जैसे एक आर्त दुखी शिशु थे और मैं उनकी असीम करुणामयी माँ। उस क्षण मैं एकदम बड़ी हो गई। मुझे किसी से कुछ पूछना शेष नहीं रहा। नीचे मंडप में पंडितों ने संवेद स्वर में विवाह के मंत्र पढ़ने आरंभ कर दिए थे। अभी आप सुन रहे थे उषा प्रेमवदा जी की लिखी हुई कहानी प्रश्न और उत्तर। कहानी आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।